नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। और आपको सीधे लेकर चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत सरकार के संबोधित कर रहे सलाहकार हैं। आए अनेकों क्षेत्रों में, जिन्होंने पर्यावरण में, जल संरक्षण में और पौधारोपण के क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं। उन सभी को हमने उसमें आमंत्रित किया और उसके आधार पर जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, उनकी कल्पना में था कि उत्तराखंड और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर सबके विचार लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम जो राज्य की हमारी मूल अवधारणाएं थी, जो हमारे मूल स्रोत थे, उन स्रोतों को लेकर कैसे राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में हमने अभी इसकी शुरुआत की है। पहले हमने विचारों की श्रृंखलाओं से शुरू किया था कि हम विचारों की श्रृंखला आयोजित करके सभी के विचार लें और कैसे राज्य के विकास में, कैसे राज्य की राजस्व प्राप्ति में, कैसे राज्य के संरक्षण में, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब अभी हमारी नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद हमने सबसे पहले, चूँकि ये बजट हमारा आने वाला है 3 महीने का, अभी हमारा बजट पीछे में चुनाव होने के कारण से नहीं हो पाया था, केवल 3 महीने का अनुदान के रूप में 3 महीने तक का बजट था, तो जून के महीने में अब बजट आने वाला है। तो उस बजट से पहले हमने उसकी शुरुआत की है। जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके विचार में था कि सबके विचार लेकर, तो हमने समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, कोई व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी को हमने आमंत्रित किया और उन सभी को आमंत्रित करने के बाद सबके विचार लिए हैं। और इसके आधार पर हमने प्री बजट एक संवाद अभी कायम किया था। उसमें 2 कार्यक्रम हमने यहाँ पर किए थे। एक कार्यक्रम हमने देहरादून में किया था, जिसमें गढ़वाल संभाग के सभी लोगों को आमंत्रित किया, और एक हमने कुमाऊं संभाग में कार्यक्रम किया। लगभग 8 से 9 समूह के लोगों को अलग अलग श्रृंखलाओं में, अलग अलग ग्रुप में हमने आमंत्रित करके सबके विचार लिए, जिससे कि हम उनको बजट में शामिल कर सकें, उनकी बातें उसमें रख सकें। जो समाज की क्रीम है, क्योंकि सबको बुलाया जाना संभव नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख लोगों के जो प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सभी को बुलाकर हमने उसमें बजट में उनके विचार लेकर नए बजट में उनको शामिल करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जैसे देश आगे बढ़ रहा है, उनके कालखंड के भी 8 साल पूरे हो गए और इन 8 सालों में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज भारत की पहचान पूरे विश्व में एक अलग प्रकार से हो रही है। भले ही चूँकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये बहुत ही हमारा एक ऐसा एकेडमिक मंच है, लेकिन चूँकि मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज विदेशों में रहने वाले जो लोग इस विचार को भी नहीं मानते होंगे, मोदी जी को भी नहीं मानते होंगे, लेकिन उनको भी जो है बड़े सम्मान की अनुभूति होती है जब वो विदेशों में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम भारतवर्ष के हैं। आज कोई क्षेत्र ले लीजिए, पहले के समय में जो हमारा वर्क कल्चर होता था, तमाम लोग जो है अलग प्रकार का एक वर्क कल्चर था। 2014 के बाद एक देश के अंदर नया वर्क कल्चर आया और नई कार्य पद्धति, नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है। चाहे आज वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, एक कार्य संस्कृति इस प्रकार की आ गई है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं रह पाएंगे। अच्छा परफेक्शन, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, कैसे अच्छा आउटपुट आएगा। तो हम सब लोग, क्योंकि जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके दर्शन में था, जो उनके विचारों में था, जो उनके एक संकल्प में था, उसी को लेकर कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे शासन पहुँचे, कैसे सरकार पहुँचे, विकल्प रहित संकल्प, जो हमने एक स्लोगन दिया है, विकल्प रहित संकल्प, कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर संकल्प में हमने विकल्प ले लिया तो हमारा संकल्प वहीं पर टूट गया, यानी कि जो हमारी मंजिल है वो हमसे रूठ गई, हमारे रास्ते हमसे भटक गए
और हमारा उद्देश्य भी हमसे ओझल हो गया। तो इसलिए डॉक्टर नित्यानंद जी के इस सोच संस्थान उनके नाम से जो बना है अध्ययन केंद्र, उसके उद्घाटन के अवसर पर जो वो सोचते थे, जो उनके विचार में था, उत्तराखंड राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विश्व को एकात्म मानववाद का मंत्र देने वाले मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर डॉक्टर नित्यानंद जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम और जुड़े समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा था कि उस समय कांटों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तो जीवन के पल्लव की फूटी लाली, अपनी डाली के कांटे बेचते नहीं अपना तन, सोना सा उज्ज्वल बनने तपता नित प्राणों का धन। ऐसा प्रतीत होता था कि समाज के विकास और सामाजिक जन जागरण को अपना प्रथम ध्येय मानने वाले डॉक्टर नित्यानंद जी ने इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात किया और हमेशा अपने जीवन को तिल तिल लगाकर इस समाज को और राष्ट्र को एक प्रेरणा देने का उन्होंने जो काम किया वो निरंतर तक चलता रहेगा। 21 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आए विनाशकारी भूकंप ने डॉक्टर नित्यानंद जी को भीतर तक एक तरह से झकझोर दिया था, जिसके बारे में अभी आदमी नरेश जी ने किया था। मनेरी में बहुत बड़ा प्रकल्प हमारा चलता है, उसके मैं कहूँ कि उसके जनक, उसके फाउंडेशन में कोई था तो डॉक्टर नित्यानंद जी थे। और जब ये भूकंप आया था तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए हुए प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों के साथ जाकर राहत और बचाव का कार्य किया था। हमारे बीच में कई सज्जनों द्वारा उनके समय के जो काम हैं, इतने सारे नाम जो उन्होंने पहले मैंने भी लिए और नरेश जी ने भी लिए, वो सारे उस समय के साक्षी हैं। और भटवाड़ी मनेरी का तो उनका जो हमारा प्रकल्प है वो इसका जीवंत उदाहरण है कि उन्होंने अपने आप को कितना तपाकर, कितना अपने आप को लगाकर, तिल तिल लगाकर उन्होंने उसका आगे बढ़ाने का काम किया। और पृथक राज्य के पक्षकार होने के नाते उत्तराखंड राज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तराखंड के एक सच्चे हितैषी और उत्कृष्ट समाज शिल्पी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा उत्तराखंड में विशेषकर युवाओं और नौजवानों को, और जो हमारा जनजाति समाज है, जो चाहे हम जौनसार भाबर की बात करें, राजी हों या हमारे भोटिया जाति के हों, बुक्सा हों, थाड़ू समाज के लोग हों, उन सब के लिए विशेष रूप से सोचा कि ये सब जातियों का भी उत्थान होना चाहिए, ये सब लोग भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया। वो युवाओं को संगठित करते हुए लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहते थे। भूगोल के क्षेत्र में उनका जो व्यवहारिक ज्ञान था वो हम सबके सामने है कि वो हमेशा कहते थे कि केवल पुस्तकें और शोध पत्र इससे केवल हिमालय को नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उसमें भ्रमण न किया जाए, व्यवहारिक रूप से न जाया जाए। तो ऐसे अनेकों कार्य उनके द्वारा किए गए। उनके द्वारा होली हिमालय जो पुस्तक लिखी गई उसके बारे में हम सभी जानते हैं कितनी उसकी प्रसिद्धि थी, कितना उसमें ज्ञान था, कितना तत्व था, सारी चीज़ें भली भांति जानते हैं। आज ऐसे अनेकों कार्य, अभी हमारे यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, क्योंकि उनका जो हृदय था डॉक्टर नित्यानंद जी का, वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ का, और
मैं सच बताऊं तो इस समय हम लोगों के लिए यात्रा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है कि कैसे हम व्यवस्थित करें, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि लोग आ रहे हैं तो लोग सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएं, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था शुरू करी थी और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में चूँकि शुरुआत में हमने सोचा कि जो दर्शन करने लोग आ रहे हैं, हमें इतना आभास ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी। कम से कम पिछले 2 साल पहले तक जो श्रद्धालुओं की संख्या होती थी उससे 5 गुना ज़्यादा। और पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, बाबा केदार के जिस दिन कपाट खुले थे, रात को 12-1 बजे ये स्थिति हो गई कि जो है वहाँ 15,000 लोगों की, 16,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था थी और 22-23 हज़ार लोग वहाँ बाबा केदार में पहुँच गए। अब बड़ा मुश्किल था जब वहाँ से बताया गया कि इतने लोग आ गए और -डिग्री तापमान वहाँ पर, तो किसी तरीके से पहले दिन की यात्रा को व्यवस्थित किया गया। करते 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 फिर हमने अभी बीच में पिछले 10 दिनों से लगातार हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यात्रा में आइए, लेकिन यात्रा में आप तभी आइए जब 2 चीज़ें आपके पास हों। एक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है उस रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से अलाउ कर दें, और दूसरा आपका स्वास्थ्य का परीक्षण ठीक प्रकार से हो गया हो। अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार कुछ अखबारों में निकल जाता है, टेलीविज़न पर निकल जाता है कि अभी यात्रा में आए हुए इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोग वो हो गए। एक भी किसी भी यात्रा में किसी का भी देहांत इस कारण से नहीं हुआ है कि कहीं पर यात्रा में अव्यवस्था हुई है। यात्रा में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, कोई स्वास्थ्य कारणों से लोग सीधे आते हैं। जैसे हाई टी पर चढ़ने से पहले थोड़ा एक बार जाते हैं ऊपर जाते हैं, तो जाने से पहले क्या है कि आप तो फोर्स के आदमी भी रहे हो, थोड़ा रुकना पड़ता है, एक दिन थोड़ा रुक जाए नीचे। लेकिन कुछ लोग क्या है, अब इतना अच्छा रोडें बन गई है यहाँ पर, बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से 6 घंटे में बद्रीनाथ जी पहुँच जाते हैं, सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब लोगों में इतनी हमारी आस्था और श्रद्धा का हमारा देश है, कोई कई बार इन चीज़ों को न देखते हुए सीधे सोचते हैं कि जल्दी भगवान के दर्शन कर लें, तो इस नाते कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से, चूँकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब बुद्धिजीवी लोग बैठे हों, विद्वज्जन बैठे हों, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बोलना बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी क्या है कि ये विषय ऐसा है कि मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अभी हर पल चुनौती होती है, और मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि यात्रा अच्छी चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है कि सभी लोग, चूँकि वो यात्रा का एक नियम है, यात्रा के नियम के साथ यात्रा के आचार व्यवहार भी हैं, उसके साथ साथ जो है साफ़ सफाई भी है, उन सभी पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं, हम सभी उन व्यवस्थाओं को आगे कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। और ये यात्रा केवल उत्तराखंड राज्य की यात्रा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है। आज अगर एक दिन जो है बीच में कुछ लोगों ने एक वीडियो डाल दिया और उस वीडियो में दिखाया कि बहुत भीड़ मची हुई है, भीड़ तो हो रही है, लेकिन वो डाल दिया, भीड़ है तो कहाँ ले जाएंगे उसको, लोग आ रहे हैं तो कहाँ ले जाएं। लेकिन उसका ऐसा असर हुआ कि पूरे देश भर में ये हुआ कि यात्रा ठीक नहीं चल रही है, यात्रा ठीक नहीं चल रही है, जबकि यात्रा बिल्कुल सुव्यवस्थित चल रही है और 5-5 गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा हर समय प्रयास है कि तो देहरादून में पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे, जहां वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे और साथ ही आगे किस तरह से काम करेंगे उन सारी बातों का जिक्र कर रहे थे। देहरादून से बड़ी खबर है, 2 जिलों के दौरे पर सीएम धामी आज हल्द्वानी और खटीमा जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। 2 जिलों के दौरे पर सीएम धामी। देहरादून से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आज हल्द्वानी और खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अभी देहरादून में संबोधित कर रहे हैं और इसके कुछ ही देर बाद वो हल्द्वानी के लिए रवाना हो जाएंगे। आज हल्द्वानी और खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में होंगे हल्द्वानी के लिए रवाना। हल्द्वानी में जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिससे वहां की कानून व्यवस्था से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं और सभी योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से और बेहतर चीजों को किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। हल्द्वानी से खटीमा के लिए रवाना होंगे
और सीएम धामी खटीमा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़ गए। सौरभ, मुख्यमंत्री साहब कुछ देर के बाद हल्द्वानी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्या कुछ अपडेट्स हैं उनकी इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब से 10 मिनट बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से जो है चंपावत के लिए रवाना होंगे। बकायदा जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रखी गई है, वहाँ पे बैठक होगी। इसके साथ ही जो है खटीमा में मुख्यमंत्री का दौरा रखा गया है। मुख्यमंत्री क्योंकि आज रात्रि विश्राम वहीं होगा, लिहाजा इस चीज को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही एक रोड मैप तैयार कर लिया जाए, जिससे राज्य सरकार के द्वारा यानी कि जो भाजपा के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उस पर काम हो सके। लिहाजा उन तमाम चीजों की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री ने करना शुरू कर दिया। जैसे ही जो है 100 दिन पूरे होंगे, मुख्यमंत्री कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में क्षेत्र के विकास की जो बाहर बहाने की बात हुई थी, उन तमाम चीजों को लोगों के बीच लाएंगे कि आखिरकार राज्य सरकार के द्वारा उन 100 दिन के भीतर क्या किया गया। और अधिकारियों को निर्देश पहले से ही दिए गए हैं कि 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तमाम तैयारियों को पूरा कर लें, जिससे जो है जनता के बीच जो सरकार ने दावा किया था उस दावे को पूरा किया जा सके। जी सौरभ, खटीमा भी जाएंगे मुख्यमंत्री साहब, वहां का क्या प्लान है? बिल्कुल, देखिए वहां पे भी जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा रखी गई है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट है जो विधायक रहते हुए पूर्व में जो है मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो घोषणा की गई थी उनके जो समीक्षा की जाएगी। बकायदा अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा कि खटीमा क्षेत्र में जो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा उस समय की गई थी क्या उनको पूरा कर दिया गया और जो नहीं की गई है उसके पीछे वजह क्या रही। तमाम उन बिंदुओं पर जो मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तमाम जो आला अधिकारियों को वहां मौजूद रहने के दिशा निर्देश पहले से ही जारी है कि अधिकारी जो है पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार जो है बिल्कुल अपनी जो घोषणा है उनको खुद से ही समीक्षा करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजों का और भी खुलासा होगा कि आखिरकार अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से काम किया गया है। जी आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंपावत से खबर है कि उपचुनाव में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव से 2% कम मतदान रहा। फरवरी 2022 में 65.99% मतदान हुआ था। चंपावत उपचुनाव को लेकर खबर, चंपावत उपचुनाव में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम हुआ मतदान। विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था उसकी अपेक्षा उपचुनाव में मतदान 2% तक कम रहा, यानी कि विधानसभा चुनाव में 2% मतदान ज्यादा हुआ था और उपचुनाव में कम हुआ है। फरवरी 2022 में 65.99% रहा था मतदान, जबकि 31 मई 2022 में 64.02 मतदान हुआ। कम मत प्रतिशत के चलते धरे रह गए रिकॉर्ड मतदान के मंसूबे। उपचुनाव में 61,595 लोगों ने ही वोट डाला है, जबकि 14 फरवरी को 63,370 मतदाताओं ने मतदान किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, उपचुनाव में चुनाव की तुलना में मतदान कम हुआ, वो भी 2% का फर्क आया, किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि मौसम की दुश्वारियां जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों के वोट पर जो है असर डाल के गई है। लिहाजा जब जो है पहले ही लगभग माना जाए कि 2 माह पहले ही लोगों ने अपने मत का अधिकार प्रयोग किया था, उसके बाद जो है अब उनको फिर एक बार मौका मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह होना चाहिए था, लेकिन वो उत्साह जो है कुछ कम दिखाई दिया है, क्योंकि जो है मत प्रतिशत कम हुआ। लिहाजा अब जो है लोग इस तरीके से भी इसको ले रहे हैं, क्योंकि पहले से ये स्थिति तय है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने पहले ही अपनी हार मान ली थी, तो वोट जो है प्रतिशत कम भी हुआ है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे रहे जिन्होंने पहले वोट दिया और जो बाहर से आने वाले लोग थे वो जो है कम संख्या में आए। लिहाजा इन चीजों को भी इसको माना जा रहा है। हालांकि जो है अब राजनीतिक जो पंडित हैं उनके द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि जब जो है मत प्रतिशत कम होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ जो है बिल्कुल सरकार के पक्ष में होगा, और उस चीज को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सौरभ, लेकिन अगर देखा जाए उपचुनाव के हिसाब से भी ये परसेंटेज औसत रहा या बेहतर रहा, क्योंकि उपचुनाव में भी इतना उत्साह देखा नहीं जाता है और केवल महज 2% की कमी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो है दोबारा चुनाव होना लोगों में जो उत्साह कम रहता है, क्योंकि पहले से ही जो है ये तय है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो है चुनाव जीत कर जाएंगे और मुख्यमंत्री जो है वही रहेंगे, तो लोगों में जो उत्साह कुछ कम जरूर दिखाई दिया, लेकिन जो उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो काफी कम नहीं है, महज 2% ही कम था। जी आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सांसद दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हुए। इस दौरान सांसद दुष्यंत कुमार के बोल ही बिगड़ गए। बीजेपी सांसद दुष्यंत कुमार के बिगड़े बोल, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर की अमर्यादित टिप्पणी। गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए थे सांसद दुष्यंत कुमार। सांसद ने पीएम को एक अवतार बताया और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने पीएम को अवतार बताया और प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को निकम्मा तक कह दिया। देश का दुर्भाग्य है कि देश को पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिसने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े किए। मैं मानता हूं कि एक दिव्य शक्ति तो मोदी जी में है जरूर, कि उनके प्रभाव के कारण विश्व के अंदर जो हम कीर्तिमान बना पा रहे हैं, विश्व भी उनके सामने झुकता हुआ दिखाई देता है। और जो उनकी आत्म शक्ति है, भ्रष्टाचार में आप देखेंगे आज भी उनके भाई परचून की दुकान पे काम करते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं, अनेक छोटे छोटे काम करते हैं। एक भी देहरादून से खबर है कि विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 65 विधायकों के चुनावी खर्च की रिपोर्ट जारी की गई। देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर रिपोर्ट जारी। 65 विधायकों के चुनावी खर्च पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब इन सभी में सबसे कम खर्च करने वाले विधायक सरवत करीम अंसारी, यानी कि सरवत करीम अंसारी ने अपने विधानसभा चुनाव में सबसे कम खर्च किया है। कांग्रेस के एमएलए यानी कि कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च किया है। कांग्रेस एमएलए ने एक महीने में 35,85,627 रुपए खर्च किए, जबकि बीएसपी के विधायक सरवत करीम ने महज 7,52,930 रुपए ही खर्च किए। कांग्रेस को मिला बीजेपी से ज्यादा दान। हमारे साथ हमारे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां पूर्व में सरकार के द्वारा गैरसैंण में इसे आहूत करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब सरकार यह सत्र देहरादून में कराने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। सत्ता पक्ष भी अब बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर गैरसैंण में सत्र कराने का सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन यात्रा के मद्देनजर अब इसे बदल दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, लिहाजा लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मांग उठ रही थी कि सत्र को देहरादून में ही कराया जाए, जिससे यात्रा पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसी लिहाज से सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। लोगों की डिमांड थी कि इस समय यात्रा कोविड के बाद बहुत बड़ी मात्रा में आई है और जगह जगह यात्रा की व्यवस्था में हमारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। सत्र वहाँ आहूत करना ये हमारा संकल्प ही नहीं है। हमने जनता के सामने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है इस विषय पर, तो आप निश्चित मानिए हमारा संकल्प है, लेकिन हमें राज्य के हित में भी तो निर्णय लेने हैं। आज राज्य के हित में जरूरी है कि हम लोग पूरी मशीनरी को अपनी यात्रा में लगा कर रखें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।